हम सभी ने कभी ना कभी सोचा है ना कि इन फाइनेंशियल मार्केट्स को असल में क्या चलाता है। स्क्रीन पर जो चार्ट्स हमें दिखते हैं उनके पीछे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया काम कर रही है। एक ऐसी दुनिया जो कीमतों को एक दिशा से दूसरे दिशा में खींचती है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम आम रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत ही क्लियर है। हमें चार्ट्स के पीछे काम करने वाले उन असली और छिपे हुए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिक्स को समझना है। तो चलिए इसकी परतों को हटाना शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स से शुरू करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड, लिक्विडिटी स्वीप्स और स्ट्रक्चर ब्रेक को समझेंगे। और आखिर में हम मार्केट मेकिंग एल्गोरिदम और मेन रिवर्जन के गणित पर बात करेंगे। एक एक करके इन सारी परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स। ये मार्केट की सबसे ऊपरी परत है। ये वो जगह है जहां बुनियादी ताकतों का सीधा आमना सामना होता है। सपोर्ट वो लेवल है जहां डिमांड इतनी मजबूत होती है कि वो कीमत को नीचे गिरने से रोक लेती है, और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस पर सप्लाई हावी हो जाती है जो प्राइस को और ऊपर जाने से रोकती है। ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक बहुत ही साफ और सीधी लड़ाई है। अब जब सप्लाई और डिमांड दोनों बिल्कुल बराबर ताकत लगा रहे होते हैं तो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में फंस जाता है। कीमतें बस एक ही दायरे में घूमती रहती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये रेंज हमेशा के लिए तो टिकने वाली है नहीं। ब्रेकआउट तब होता है जब बुल्स या बेयर्स में से कोई एक बाजी मार लेता है। ये एक साफ जीत का इशारा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कहानी बस उतनी ही है जो हमें सतह पर दिख रही है? चलिए अब दूसरी परत की ओर बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि बैंक और हेज फंड जैसे बड़े खिलाड़ी आखिर अपने निशान छोड़ते कैसे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कुछ खास संकेतों की तलाश में रहते हैं, जैसे कि किसी लेवल से कीमत का अचानक और तेजी से वापस लौटना या किसी प्राइस लेवल पर बहुत ही कम समय बिताना। इसके अलावा वॉल्यूम में अचानक से असामान्य उछाल आना भी एक बड़ा संकेत है। ये सारी चीजें चिल्ला चिल्ला कर बताती हैं कि मार्केट में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, भारी असंतुलन पैदा हुआ है और पीछे बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स छूट गए हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, लिक्विडिटी स्वीप्स को समझना। असल में यही प्राइस एक्शन का कोर है। तो ये लिक्विडिटी स्वीप आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये बड़े खिलाड़ियों की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। इसे कई लोग स्टॉप हंट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद होता है स्टॉप लॉस जैसे बड़े ऑर्डर्स को ट्रिगर करना। देखिए, लिक्विडिटी मार्केट के खून की तरह है। इसके बिना बड़े ट्रेड्स हो ही नहीं सकते। इसीलिए हमने अक्सर देखा है कि किसी बड़े रिवर्सल से ठीक पहले कई सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मार्केट को आगे बढ़ने के लिए इसी लिक्विडिटी की सख्त जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि ये लिक्विडिटी स्वीप्स चार्ट पर अक्सर कहां देखने को मिलते हैं? इनके सबसे बड़े टारगेट्स होते हैं इक्वल हाइज और स्विंग हाइज, इक्वल लोज, बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स और यहां तक कि हमारे वो बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिबोनाची लेवल्स। ये सभी लेवल्स प्राइस के लिए एक चुंबक की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं और बड़े खिलाड़ी इसी तरलता का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। चलिए चौथे हिस्से पर चलते हैं, स्वीप्स और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच का फर्क समझना। यहां पर याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि लिक्विडिटी स्वीप महज एक छोटी अवधि की चाल है। इसका इकलौता मकसद लिक्विडिटी हड़पना और अपने बड़े ऑर्डर्स को भरना होता है। आप इसे एक तरह का फेक ग्रैब कह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस बात का पक्का संकेत है कि मार्केट के ट्रेंड या सेंटीमेंट में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जो चीज एक छोटे टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर टूटता हुआ दिखा रही है, हो सकता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पर सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप हो। अब हम गहराई में उतरते हैं, हमारे पांचवें हिस्से में, मार्केट मेकिंग एल्गोरिदम्स की दुनिया। इन सब उथल पुथल के पीछे कुछ अदृश्य मशीनें लगातार काम कर रही है, और यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट मेकिंग और स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। जो प्योर मार्केट मेकिंग स्ट्रैटेजी होती हैं, उनका काम ये अनुमान लगाना नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। वो डायरेक्शनल रिस्क लेने से बिल्कुल बचते हैं। इसके बजाय वो मार्केट की अस्थिरता और स्प्रेड से अपना मुनाफा बनाते हैं। वो बस छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट पर पलते हैं, बिना कोई बड़ी पोजीशन अपने पास रखे। और ये जो स्लाइड पे फॉर्मूला है, ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है कि ये एल्गोरिदम्स असल में मुनाफा कैसे कमाते हैं।
इसका गणित बहुत ही सीधा है। उनका प्रॉफिट डिपेंड करता है लोकल प्राइस मूवमेंट्स पर, जिसे यहाँ के कहा गया है, और उसमें से वो नेट प्राइस चेंज यानी Z²/2 को घटा देते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो एक मार्केट मेकर के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति तब होती है जब मार्केट में खूब उतार चढ़ाव हो, लेकिन कीमत में कुल मिलाकर कोई बड़ा बदलाव ना आए। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, मीन रिवर्शन की ताकत और इसकी अकादमिक सच्चाई। तो मीन रिवर्जन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कीमत समय के साथ अपने लंबे समय के एवरेज यानी औसत की तरफ वापस लौट आती है। गणित की भाषा में इसे ऑर्नस्टीन-उल्हेनबेक प्रोसेस कहा जाता है, और यकीन मानिए एल्गोरिदम्स इसी बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि कीमतें एक ऐतिहासिक औसत के इर्द गिर्द ऊपर नीचे होंगी ही, और वो कीमतों की इसी स्वाभाविक वापसी का लगातार फायदा उठाते रहते हैं। डेटा इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि अगर पर्याप्त समय दिया जाए तो ये मार्केट मेकिंग एल्गोरिदम्स लगातार मुनाफा बनाते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि अगर हम इन पर कुछ पाबंदियां भी लगा दें, मतलब अगर वो हर सेकंड ट्रेड ना भी कर पाएं, तब भी समय के साथ उनका मुनाफा लगातार बढ़ता ही जाता है। गणित हमेशा उनके पक्ष में काम करता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस से लेकर लिक्विडिटी हड़पने वाली चालों तक, और फिर मीन रिवर्जन के गणित तक। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये एल्गोरिदम मार्केट मेकर्स मार्केट किस उथल-पुथल से लगातार हर दिन मुनाफा कमा रहे हैं, तो जरा सोचिए मार्केट किस लिक्विडिटी की असल कीमत आखिर चुका कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मार्केट से जुड़े हर इंसान को गंभीरता से सोचना चाहिए।